हेलो एवरीवन। आज हम सॉलिड स्टेट का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 6 में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं मैं। इस पार्ट में हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। देखो, इसके पहले जो पार्ट 5 था, पार्ट 5 में मैंने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की बात की थी। कंडक्टिविटी के बेस पर सॉलिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो उनमें अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी की जो रेंज बताई थी वो बताई गई थी 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴। ठीक है, यूनिट क्या थी कंडक्टिविटी की? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये रेंज थी। इस रेंज में जितने भी सॉलिड्स आते हैं वो सब किससे रिलेटेड है? सेमीकंडक्टर्स से। ठीक है, लेकिन अब देखो, सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि मैंने लास्ट में आपसे पार्ट 5 में क्वेश्चन पूछा था कि कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इनकी कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होती है? इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? तो सेमीकंडक्टर में होता क्या है, ध्यान से समझने की बात है यहाँ पर कि सेमीकंडक्टर जो है उनमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो मोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो, ध्यान से समझने की देर है। यहाँ पर देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर सिंस मोर इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। Substance like silicon and germanium show this type of behavior and are called intrinsic semiconductors। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन्स, ये 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे सेमीकंडक्टर्स के। ठीक है, लेकिन देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सेमीकंडक्टर्स है, जिन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं या प्योर सेमीकंडक्टर्स भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, इनकी अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए इनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। आपने न्यूज़पेपर्स में कई बार सुना होगा कि कोई बहुत से जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं या खिलाड़ी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डोपिंग के केस में जेल में बंद हो जाते हैं। तो वो डोपिंग का मतलब क्या था? उनने उनके बॉडी में क्या लिया? ड्रग्स डाल लिया। ड्रग्स यानी कि एक तरह से इम्प्योरिटी डाल लिया। क्यों? ताकि उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो वही बात है यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी वही बात है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम थे, इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम थी, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इनमें इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है। अब वो कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ ऐड होती है, उसके बेस पर ही सेमीकंडक्टर्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और ये इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है, इसको ही क्या बोलते हैं? डोपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। देखो क्या होते हैं, इसको मैं एक सेल्फ डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये मैं सिलिकॉन का एक क्रिस्टल फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये क्या है? ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन का ये एक एटम है, एक एटम ले लिया मैंने। और अब सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? 14 ग्रुप के एलिमेंट है। 14 ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अरे पीछे का डिजिट याद रखो ना। 13 ग्रुप का है तो 3, 14 ग्रुप का है तो 4, 15 ग्रुप का है तो 5, 16 ग्रुप का है तो 6, 17 ग्रुप का है तो 7 और 18 ग्रुप का है तो 8। ठीक है, तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2
3 एंड 4। ठीक है, ध्यान से समझना भाई इसको। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ भी तो ये सिलिकॉन ही है, और यहाँ भी ये सिलिकॉन है, यहाँ भी ये सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, और ये नीचे भी सिलिकॉन है। ठीक है, और सबके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? वही 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये इस तरह से मैंने बना दिया। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो अदर सिलिकॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेंट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर पूरे के पूरे इसके क्रिस्टल में इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? अब हमने क्या किया, हमने इसमें 15 ग्रुप, ठीक है, कौन सा ग्रुप? 15 ग्रुप। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। अगर उसकी इम्प्यूरिटी को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो देखो ऐड करने पर क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो यहाँ से मैंने सिलिकॉन को ये हटा दिया, ठीक है, और सिलिकॉन को हटाकर मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया? आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक कौन से ग्रुप में आता है? 15 ग्रुप में आता है ना। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, आर्सेनिक के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। वो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे? सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन आर्सेनिक के पास, ध्यान से देखना इस बात को, आर्सेनिक के पास क्या है? एक 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। आर्सेनिक के पास क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही पूरे के पूरे क्रिस्टल में क्या रहता है? डिलोकलाइज रहता है। ठीक है, इस वजह से ही कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो कंडक्टिविटी किसकी वजह से इंक्रीज हुई? फ्री नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है? एन। इसीलिए इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो इस वाले डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये तो सिलिकॉन का एक परफेक्ट क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, ये सिलिकॉन है, ठीक है, वही चारों तरफ से ये 1 2 3 4 फोर्थ है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। अदर सिलिकॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्टेंट कंप्लीट कर लिया इसने, देखो, ठीक है, ये तो एक परफेक्ट क्रिस्टल है। लेकिन अब देखो इसमें किसकी डोपिंग की? 15 ग्रुप के एलिमेंट की इसमें डोपिंग कर दी। ये देखो ये आर्सेनिक, ठीक है, 15 ग्रुप में आता है। आप आर्सेनिक ले सकते हो, फॉस्फोरस ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब किस में आएंगे? 15 ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो अब आर्सेनिक ने क्या किया? आर्सेनिक के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 एंड 4, इनने तो ये सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये एक 1 इलेक्ट्रॉन जो था, ये देखो इसको ध्यान से, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो था ये क्या हुआ? फ्री रह गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही पूरे वैलेंस शेल में क्या, पूरे के पूरे क्रिस्टल में क्या रहेगा? डीलोकलाइज्ड रहेगा, और इसकी वजह से ही कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। एक बार पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। These semiconductors have electron rich impurities। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज़ क्यों कहा? क्योंकि 15 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं 14 ग्रुप के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड ईच हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 out of 5 इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड विद द 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम। Extra 5th electron is become delocalized. These delocalized electron increase the conductivity of doped silicon or germanium both. Here the increase in conductivity is due to the negatively charged mobile electron. Hence semiconductor doped with electron rich impurity are called n-type semiconductors। क्लियर बात समझ में आई? यहाँ पर जो डोपिंग हुई है वो किसकी हुई है? एन टाइप इम्प्यूरिटी की हुई है। एन टाइप इम्प्यूरिटी की हुई है, नेगेटिवली चार्ज
एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, डिलोकलाइज्ड है। क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब होगा क्या, देखो वापस से देखना इसको ध्यान से। ये तो सिलिकॉन क्रिस्टल का एक परफेक्ट डायग्राम दिया हुआ है, वही सिलिकॉन, ठीक है। वो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अदर सिलिकॉन के साथ क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवलेंट बॉन्ड बनाकर इसका ऑक्टेंट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी मिक्स कर दी। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट यानी कि 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड किया। तो देखो क्या होगा, 13 ग्रुप के 3 इलेक्ट्रॉन, 13 ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये 1 2 एंड 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे सिलिकॉन के साथ। ये मान लो ये सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है और यहाँ भी सिलिकॉन है, ठीक है। तो ये 3 सिलिकॉन के साथ 1 2 एंड 3 के साथ तो क्या कर लिया, ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। लेकिन अब बोरोन के पास किसी भी तरह से कोई वैलेंस शेल बचा ही नहीं है, तो क्या हुआ, इस वाले सिलिकॉन के साथ कोई बॉन्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक होल रह जाएगा। इस होल को बोलते हैं पॉजिटिव होल, ठीक है। और ये पॉजिटिव होल क्या होता है, ये पॉजिटिव होल, अब देखो अगर मान लो ये इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता है, इस पॉजिटिव होल की तरफ, इस पॉजिटिव होल को भरने के लिए इधर वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होल आ जाएगा। इधर वाला अगर कोई मूव करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होल आ जाएगा। यानी कि एक बात बताओ, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव होल ही तो पूरे के पूरे क्रिस्टल में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, पी, इसीलिए इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको क्या बोला जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एक बार पढ़ देते हैं इसको, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैन आल्सो बी डोप्ड विथ ग्रुप 13 एलिमेंट, ठीक है। बोरोन जैसे कि हमने लिया था, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 कंटेन ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट ऑफ 14 ग्रुप हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द प्लेस वेयर द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। An electron from a neighboring atom can come and fill the electron hole, but in doping it would leave an electron hole at its original position. वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर क्या कर देगा, एक होल बन जाएगा वहाँ पर। If it happen, it would appear as if the electron hole is moved in the direction opposite to that of the electron that filled it. Under the influence of electric field, electrons would move towards the positively charged plate through electronic holes, but it would appear as if electron holes are positively charged and are moving towards negatively charged plate. मैंने बताया था ना आपको, जो होल्स हैं वो उन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो किधर की तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करते हैं। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्लियर बात समझ में आई? आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ना है। जब फिजिक्स में आपके एक सेमीकंडक्टर्स के नेम से पूरा चैप्टर आएगा 12th में, आप वहाँ पर ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। अभी तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें। Various combination of n-type and p-type semiconductors are used for making electronic components. डायोड का मतलब क्या होगा, एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं जिनमें n एंड p दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है np और एक होता है pn, ठीक है। 2 तरह के डायोड्स बनते हैं, एक तो np डायोड्स और एक pn डायोड्स। इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर्स में, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स भी बनाए जाते हैं इनके, ठीक है। यह सैंडविच जैसा बनता है एन पी एन, ठीक है, या पी एन पी, इस तरह से ट्रायोड बनाए जाते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर और फिर से पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे ही ऊपर की तरफ एन
बीच में पी और फिर एन, ठीक है। तो एक तरह से जैसे सैंडविच होता है उस तरह से सैंडविच में क्या होता है, ब्रेड के ऊपर ब्रेड ऐसे रखा जाता है और बीच में बटर लगा के सैंडविच बना दिया जाता है। तो इसी तरह से क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से तीन तीन के ग्रुप में रख दिया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रायोड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायोड, ठीक है। और ट्रायोड से ही क्या बनता है, ट्रांजिस्टर बनता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ पर किया जाता है, ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स, ठीक है। जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल भी एक तरह का क्या होता है, फोटोडायोड होता है। फोटोडायोड यानी कि वहाँ भी एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को मिक्स करके बनाया जाता है। क्या यूज होता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, जो सेमीकंडक्टर्स है सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है, इनके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, ठीक है। तो इनके ही तरह कुछ कंपाउंड्स बनाए गए हैं, ठीक है, जिनमें कैटायन और एनायन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज निकलता है वो भी कितना निकलता है, 4 निकलता है। कैसे बनाए जाते हैं वो, 12 + 16 ग्रुप, ठीक है। कैसे, 12 और 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स करके, 13 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स करके। देखो 12 और 16, 12 के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और 16 के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 + 6 कितना हो गया, 8/2 कितना आ रहा है, 4, ठीक है। यानी कि एवरेज कितना निकल रहा है, 4 ही निकल रहा है ना। इसलिए 12 और 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स करके कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। और 13 वो 3 + 5 = 8/2, ठीक है। तो इसका भी कितना निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। तो इनका एवरेज वैलेंसी जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, जर्मेनियम और सिलिकॉन के, ठीक है। इसलिए ये भी किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की तरह। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 13 और 15 में देखो InSb, ठीक है, In इंडियम, Sb एंटीमनी, एल्यूमिनियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप, फॉस्फोरस 15 ग्रुप, गैलियम आर्सेनिक GaAs, ठीक है, गैलियम 13 ग्रुप, आर्सेनिक 15 ग्रुप, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी फास्ट रेस्पॉन्स एंड हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड द डिज़ाइन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है किसको, आर्सेनिक, ठीक है। आगे देखते हैं वो, ऐसे ही ZnS जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलिनाइड एंड मर्करी टेल्यूराइड, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसके हैं, 12 और 16 के, क्योंकि जिंक किससे आता है, 12 से, और सल्फ़र किससे आता है, 16 से, ठीक है। कैडमियम सल्फ़र, कैडमियम सेलिनियम, मर्करी टेल्यूरियम, ठीक है। तो ये बात थी जो सेमीकंडक्टर्स है उनकी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब न्यू टॉपिक देखते हैं हम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। देखो कोई भी एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो ओरिजिनेट होता है यहाँ पर, ठीक है, या प्रोड्यूस होता है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 टाइप का मोशन करता है। कौन कौन सा, एक तो ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे देखो ये एटॉमिक न्यूक्लियस है, ये एटॉमिक न्यूक्लियस, इसके अराउंड क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल मोशन करता है। और एक क्या करता है, ये खुद की एक्सिस पर इस तरह से क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है। एक तो रूम के चारों तरफ ये मोशन कर रहा है, एक खुद की ही एक्सिस के चारों तरफ मोशन कर रहा है। जैसे मान लो ये खुद की एक्सिस है, ये खुद की एक्सिस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन। तो ये 2 तरह के मोशन होते हैं, एक तो एक्सिस मोशन और एक ऑर्बिटल मोशन। इन दोनों मोशन की वजह से ही कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है या ओरिजिनेट होता है। अब देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर सॉलिड्स को 5 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से, फर्स्ट आएगा पैरामैग्नेटिक, फिर आएगा आपके डायामैग्नेटिक, फिर आएगा फेरोमैग्नेटिक, फिर आएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट में आएगा फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। ये तीनों देखो, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देख रहे हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरह से समझ लेते हैं डिफरेंस करके। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं,
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी कुछ सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक रेज है, ठीक है, उन मैग्नेटिक रेज को अपनी तरफ क्या करते हैं, या मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अट्रैक्ट करने वाले सब्सटेंस है वो कौन से होंगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और जो रिपेल करते हैं वो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। देखो फर्स्ट, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस जो होती है मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक लाइंस जो होती है, जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस रखा है, ठीक है, इस सब्सटेंस को हमने किस में रख दिया, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ये एन और ये एस, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस होगी इनको अगर अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरह से अगर अट्रैक्ट करता है तो ये तो क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से अगर रिपेल किया जा रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। क्लियर है पूरी बात। सेकंड देखते हैं, दे आर मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो पैरामैग्नेटिक की बात करें, डायमैग्नेटिक की बात करें, ठीक है, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें कैसी होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड को हटाने पर इनकी मैग्नेटिज्म क्या होता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। देखो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका कि सर कैसे पहचान करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई भी पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, अगर किसी भी मेटल आयन में या किसी भी सब्सटेंस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। प्रीवियस ईयर में आपने 11th में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा था। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने जब O2 का एनर्जी डायग्राम बनाया था तो O2 के एनर्जी डायग्राम में आपने देखा था कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से O2 की जो नेचर होती है वो कौन सी होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें N2 की, किसकी बात करें, N2 की, N2 का जब आपने एनर्जी डायग्राम देखा था तो एनर्जी डायग्राम में आपने देखा था कि जितने भी 14 इलेक्ट्रॉन, N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, O2 के पास कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 16 में से 14 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर पेयर्ड रहते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, और यहाँ पर 14 के 14 इलेक्ट्रॉन ही क्या रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे। तो N2 की जो प्रॉपर्टी थी वो कैसी थी, वो डायमैग्नेटिक नेचर का था, और O2 कैसे नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का, ठीक है। तो पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो सारे के सारे पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, और अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है पूरी बात। जैसे इसके एग्जांपल देखो आप, O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस, जितने भी ये मेटल आयन्स है और O2 ये सब किस में आएंगे, पैरामैग्नेटिक। Cu2 प्लस क्यों हुआ, Cu2 प्लस, ठीक है, Cu2 प्लस, ठीक है। देखो नॉर्मल कंडीशन में अगर ये न्यूट्रल होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, ठीक है। अगर मान लो ये Cu+1 होता तो Cu+1 में आपको पता है जैसे ही चार्ज आता है, चार्ज आने पर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, तो क्या होगा, 3d10 4s0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तो D में जितने भी 10 इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे पेयर्ड रहेंगे, तो Cu+1 कौन से नेचर का हो गया, डायमैग्नेटिक नेचर का हो गया, ठीक है। लेकिन Cu2 प्लस की अगर बात करें तो Cu2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल गया और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d9 4s
0। ठीक है, तो 3D9 में 8 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। तो Cu2+ का नेचर भी कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और Cu+1 का नेचर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्लियर है पूरी बात। आगे देखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गेडोलिनियम आपके लैंथेनाइड्स में आता है, ठीक है, और क्रोमियम ऑक्साइड। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए तो उसके बाद भी उनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बनी रहती है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ही स्टेबल मैग्नेट्स बनाए जाते हैं। क्लियर बात समझ में आई। तो यहाँ देखो डिफरेंस क्या है, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस हुआ। पैरामैग्नेटिक भी तो मैग्नेटिक लाइंस जो थी, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड जो था उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और ये भी अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ लूजली अट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। और वहाँ पर पैरामैग्नेटिक में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को हटा देने पर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद भी मैग्नेटिज्म बना रहेगा। इसलिए फेरोमैग्नेटिक ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं कंपैरिजन में किसके, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पर ये इतने ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने का रीज़न क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। होता क्या है, सॉलिड स्टेट में जो मेटल आयंस हैं, ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मेटल आयंस है वो जो मेटल आयंस है वो ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और मेटल आयंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप जो एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप है उसको कहा जाता है डोमेन्स। उनको क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो एक डोमेन है ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टिनी मैग्नेट का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। दस ईच डोमेन एक्ट एज ए टिनी मैग्नेट। वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन ही एक टिनी मैग्नेट होता है, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या माना जाता है, एक टिनी मैग्नेट माना जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे मेटल आयंस एक ग्रुप में इकट्ठे हो गए और उनके पास कितने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई, और ज़्यादा पावरफुल हो गई, ठीक है। तो वो जो ग्रुप बना उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट गेट कैंसल्ड व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, जितने भी डोमेन्स हैं उन सब डोमेन्स का ओरिएंटेशन एक सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। ये इस तरह से एक सेम डायरेक्शन में सारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में पूरे के पूरे जितने भी डोमेन्स हैं उनके सबके मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सबके प्लस हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इस वजह से उनकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए एक पावरफुल मैग्नेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे। व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड all the domains get oriented in the direction of the magnetic field and a strong magnetic effect is produced. This ordering of domains persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance become a permanent magnet. अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दोगे ना तब भी क्या होगा, वो जो डोमेन्स हैं उन डोमेन्स का डायरेक्शन सेम ही बना रहेगा। इस वजह से क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक परमानेंट मैग्नेट में चेंज हो जाएगा। जैसे इसको एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। आप कोई भी दो आल्पिन ले लो, ठीक है। एक आल्पिन को आप अच्छे से मैग्नेट से रगड़ लो, ठीक है। और मैग्नेट से रगड़ के उसको जब दूसरी आल्पिन के पास लेके जाओगे तो क्या करेगा, वो दूसरी आल्पिन उस पहले वाली आल्पिन से क्या होने लग जाएगा, अट्रैक्ट होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आल्पिन है वो किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ, एक तरह से फेरोमैग्नेटिज्म आ गया आल्पिन में, ठीक है। उसकी वजह से दूसरा आल्पिन जो है उससे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक क्या होता है। देखो ये बिल्कुल डोमेन से क्लियर करेंगे। देखो ये फर्स्ट डायग्राम जो बनाया हुआ है, ये फर्स्ट डायग्राम फेरोमैग्नेटिक्स का बनाया हुआ है। देखो डोमेन्स का ओरिएंटेशन बिल्कुल क्या है, एक जैसा ही बना हुआ है, ठीक
ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, कुछ केस है जैसे कि मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड में क्या होता है, डोमेन्स की स्ट्रक्चर फेरोमैग्नेटिक की तरह ही होती है, लेकिन डोमेन का जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है एक दूसरे से, ठीक है। ये जैसे ये इस तरफ है तो ये दूसरी तरफ है, तो सारे के सारे एक दूसरे डोमेन का जो डायरेक्शन है वो देखो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। अब ये वाला जो डोमेन है ये जितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये वाला उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या कर देगा, उसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा। जैसे डायपोल मोमेंट में देखते क्या, डायपोल मोमेंट में क्या होता है, अगर दो डायपोल एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से बात करते हैं हम, ये डायपोल मोमेंट किस तरह से करते हैं ना, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन दूसरी तरफ है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के डायपोल को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बिल्कुल सेम वही बात यहाँ पर हो रही है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, और उनके मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इनको क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक्स, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक्स का बिल्कुल एंटी। और एक है फेरी मैग्नेटिक्स। फेरी मैग्नेटिक्स में क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन्स इन द सब्सटेंस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर। देखो कुछ के डायरेक्शन तो इस तरफ है और कुछ के डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, यानी कि दोनों रेंडमली एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पूरे कंप्लीटली एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। पूरे जितने भी डोमेन्स है सब डोमेन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बात पे गौर करो, यहाँ पर तीनों को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखना भाई, एंटी फेरोमैग्नेटिक का तो मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, और फेरी मैग्नेटिक का क्या हो जाएगा, एक तो आता है आपके मैग्नेटाइट Fe3O4, ठीक है, और एक आएगा फेराइट्स जैसे मैग्नीशियम फेराइट MgFe2O4 और जिंक फेराइट ZnFe2O4, ठीक है। ये सब किसके अंदर आएंगे, ये फेरी मैग्नेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, फेरोमैग्नेटिक्स और फेरी मैग्नेटिक्स, ठीक है, OE दोनों में डिफरेंस याद रखना कि फेरोमैग्नेटिक्स में तो सभी डोमेन्स का जो ओरिएंटेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और फेरी मैग्नेटिक्स में अनइक्वल होता है, ठीक है। अब इन तीनों के अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किस में होगा, फेरोमैग्नेटिक में, उसके बाद किस में होगा, फेरी मैग्नेटिक में, और सबसे कम किस में होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक्स में, ठीक है। तो ये क्लियर अच्छे से समझ में आया होगा आपको। वैसे भी ये वाला जो टॉपिक है आपके मैग्नेटिज्म फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, फिर भी हमने सॉलिड्स के हिसाब से एक बिल्कुल शॉर्ट में इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है आप बेझिझक डाउट्स पूछिए, और फिर भी अगर कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है आज का कोई भी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।